यह है अगेंस्ट द गॉड्स का सीजन 2 नॉवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 133। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि जैस्मिन के जिस्म को अचानक से बुरी तरह से हिलते देख युनचे घबरा कर पूछता है, जैस्मिन क्या हुआ? तुम इतनी हैरान और डरी हुई क्यों लग रही हो? दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें डरा सकती है? जैस्मिन कुछ पल शांत रही, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, युनचे तुमने कहा था ना कि तुमने एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में अपनी जान देने के लिए क्लाउड्स एंड क्लिफ से छलांग लगाई थी। युनचे ने उलझन में सिर हिलाया। हाँ, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? जैस्मिन ने गंभीर आवाज में पूछा, ये क्लाउड्स एंड क्लिफ एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न हिस्से पर है क्या? अब आगे। युनचे को अपनी एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट की लाइफ अभी भी साफ साफ याद थी। आखिरकार उसने वो जगह बस 7 साल पहले ही छोड़ी थी। इसलिए जब जैस्मिन उससे क्लाउड्स एंड क्लिफ के बारे में पूछती है तो वो उसे सब कुछ डिटेल में बताता है। युनचे जवाब देता है, हाँ, क्लाउड्स एंड क्लिफ एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्ट में मिथिकल अबोर्ड माउंटेन रेंज में है। ये माउंटेन रेंज सुपवेक कंट्री और सदर्न स्काई नेशन के बॉर्डर पे पड़ती है। युनचे को हैरानी होती है कि जैस्मिन अचानक उस जगह के बारे में क्यों पूछ रही है। उसने जैस्मिन को पहले बताया था कि कैसे एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट के अनगिनत बड़े सेक्ट्स ने उसका पीछा करते हुए उसे क्लाउड्स एंड क्लिफ तक पहुंचा दिया था, और वहां उसने मजबूरी में स्काई पॉइजन पर्ल निगलकर मरने के लिए क्लिफ से छलांग लगा दी थी। उसे लगता है कि जैस्मिन ने अपने डिवाइन सेंस से कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी को खोज लिया होगा, इसलिए क्लाउड्स एंड क्लिफ का नाम उसके दिमाग में आना नेचुरल है। लेकिन उसे जैस्मिन की आंखों में एक अजीब सी झलक दिखती है। जैस्मिन धीमी आवाज में कहती है, उस जगह से आ रही ऑरा कुछ अजीब थी। युनचे हैरानी से पूछता है, अजीब? जैस्मिन मुड़ती है, उसकी भौहें अभी भी सिकड़ी हुई थी। मुझे क्लाउड्स एंड क्लिफ के बारे में सब कुछ डिटेल में बताओ जो तुम जानते हो। इस पर युनचे उसे समझाता है कि क्लाउड्स एंड क्लिफ एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट की 4 सबसे डेडली रीजन्स में से एक है, जिसे डेथ गॉड का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। जिसने भी इसे एक्सप्लोर करने की कोशिश की वो कभी जिंदा नहीं लौटा, चाहे वो कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो। यहां तक कि हिस्ट्री में कई थ्रोन्स, ओवरलॉर्ड्स और 3 मोनार्क्स ने भी इसकी गहराई में जानने की कोशिश की, लेकिन उनकी भी कोई खबर वापस नहीं आई। जैस्मिन पूछती है, तो इसका मतलब आज तक किसी ने नहीं देखा कि क्लाउड्स एंड क्लिफ के नीचे क्या है? युनचे हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, किसी ने नहीं। जैस्मिन खामोश रहती है, जिस पर युनचे फिर से पूछता है कि आखिर बात क्या है। जैस्मिन उसके सवाल का जवाब नहीं देती। वो उल्टा उससे पूछती है, जब तुमने सालों पहले क्लाउड्स एंड क्लिफ से छलांग लगाई थी तो क्या तुमने कुछ अजीब नोटिस किया था? यानी क्या तुमने उस पल देखा था कि क्लाउड्स एंड क्लिफ के नीचे क्या है? युनचे याद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। वो बताता है कि गिरते हुए वो बेहोश हो गया था और जब आंख खुली तो वापस प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में था। ये सुनकर जैस्मिन एक बार फिर खामोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में एक शक की चमक आती है और वो कहती है, लगता है मुझे खुद उस जगह जाकर देखना होगा। युनचे हैरान होकर पूछता है, तुम जाना चाहती हो क्लाउड्स एंड क्लिफ? जैस्मिन फैसला कर चुकी थी, उस जगह से निकलने वाली ऑरा यकीनन अबनॉर्मल है, इसलिए मुझे जाकर देखना ही होगा। अभी मुझसे और सवाल मत पूछो। जब मैं उस जगह का चक्कर लगाकर आऊंगी तो मैं तुम्हें खुद सब बता दूंगी। इतना कहते ही एक रेड लाइट चमकती है और जैस्मिन वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैस्मिन स्नो रीजन ऑफ एक्सट्रीम आइस के ऊपर से तेजी से गुजरती हुई जा रही है। वो सोचती है कि जब वो इस प्लैनेट पर आई थी तो उसे ये एक बेहद लो लेवल वर्ल्ड लगा था, लेकिन यहाँ इविल गॉड सीड्स, स्काई पॉइजन पर्ल, मिरर ऑफ संसार, मून स्लॉटर डेविल सॉवरन जैसी चीजें मिलने के बाद उसे ये एहसास हो गया था कि ये दुनिया सिंपल नहीं है, और क्लाउड्स एंड क्लिफ से आने वाली अजीब ऑरा ने उसके शक को और बढ़ा दिया था। डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, इसलिए जैस्मिन को थोड़ी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। वो अपनी उंगली से स्पेस में एक कट बनाती है और एक स्पेशल रिफ्ट के अंदर चली जाती है। पलक झपकते ही वो 5 लाख किलोमीटर दूर एक समंदर के ऊपर पहुंच जाती है। वो इस प्रोसेस को 7 बार रिपीट करती है, एक ऐसा डिस्टेंस पार करते हुए जो प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स के लिए सोचना भी नामुमकिन था। आखिरकार वो एक अंधेरी माउंटेन रेंज के पास पहुंच जाती है। ये जगह विशाल थी, लेकिन यहाँ प्रोफाउंड बीस्ट्स या इंसानों के निशान ना के बराबर थे। जैस्मिन नीचे देखते हुए धीरे से कहती है, क्लाउड्स एंड क्लिफ, ये मिथिकल अबोर्ड माउंटेन रेंज थी। यहाँ 2 पहाड़ एक दूसरे के बगल में खड़े थे, जिनकी चोटियां बादलों में घुसी हुई थीं। इनका एक साइड ढलानिया था, जबकि दूसरा बिल्कुल सीधा, जैसे किसी विशाल तलवार ने उन्हें काट दिया हो। इन दोनों पहाड़ों के बीच की लगभग 300 मीटर चौड़ी खाई ही थी डेथ गॉड्स ग्रेवयार्ड।
जास्मिन की क्लिफ के ऊपर खड़ी थी, जहां से यूनचे ने सालों पहले छलांग लगाई थी। वो देखती है कि रोशनी इस खाई में सिर्फ 600 मीटर तक ही जा रही है। उसके नीचे सिर्फ अजीब सा अंधेरा था। जैस्मिन नीचे देखते हुए खुद से कहती है, एक ऐसी डेविल एनर्जी जो मून स्लॉटर डेविल नेस्ट में पाई जाने वाली डेविल एनर्जी से भी ज्यादा घनी और ज्यादा अबनॉर्मल है। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर इस जगह में ऐसी कौन सी अजीब चीज छिपी है। इतना कहकर जैस्मिन उस डेथ गॉड्स ग्रेवयार्ड में सीधा नीचे उतरना शुरू कर देती है। जैस्मिन की स्पीड बहुत तेज थी। पलक झपकते ही वो 3 किलोमीटर नीचे चली जाती है। उसके चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। वो अपने जिस्म से रेड रोशनी निकालती है, जिससे आसपास का एरिया चमकने लगता है। वो नीचे उतरती जाती है। 10,000 मीटर, 23,000 मीटर, 33,000 मीटर। ये गहराई हैरान करने वाली थी, लेकिन जैस्मिन जैसी पावर के लिए ये कुछ भी नहीं था। अचानक लगभग 39,000 मीटर की गहराई पर जैस्मिन हवा में रुक जाती है। उसके जिस्म से निकली रेड रोशनी में वो नीचे अंधेरे को घूर रही थी। उसे महसूस होता है कि उसके ठीक 10 मीटर नीचे स्पेस के लॉज अचानक बदल गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां 2 अलग अलग दुनियाएं हों, जिन्हें एक ना दिखने वाली दीवार अलग कर रही हो। थोड़ी देर झिझकने के बाद वो नीचे उतरना जारी रखती है और बिना किसी रुकावट के उस लाइन को क्रॉस कर जाती है। जैसे ही वो उस अलग स्पेस में एंटर करती है, उसका जिस्म कांप उठता है। हर तरफ से घनी और ठंडी यिन एनर्जी उस पर हमला करती है। उसके प्रोफाउंड वेन्स पर भारी प्रेशर पड़ने लगता है और एक जबरदस्त खिंचाव वाली फोर्स उसे नीचे खींचने लगती है। जैस्मिन के दिल में एक झटका लगता है और वो चिल्लाती है, डेविल एनर्जी। उसे झटके से एहसास होता है कि ये डेविल एनर्जी उसकी सोच से कहीं ज्यादा इंटेंस और हाई लेवल की थी। यहाँ तक कि रेल्म ऑफ द गॉड्स में भी ऐसी डार्क डेविल एनर्जी नहीं देखी गई थी। इसकी डेंसिटी तो मून स्लॉटेड डेविल नेस्ट की एनर्जी से भी कई गुना ज्यादा थी। जैस्मिन आखिरकार समझ जाती है कि क्यों इस खाई से कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। ये डेविल एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि उसके प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को भी हल्का सा सप्रेस कर रही थी। इस दुनिया के प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर्स के लिए इसका सामना करना नामुमकिन था। अगर शुवैन्युएन वेंटियन जैसा मोनार्क भी यहाँ गिरता तो उसकी प्रोफाउंड एनर्जी तुरंत सप्रेस हो जाती और नीचे से खींचने वाली फोर्स उसे पल भर में अंधेरे में खींच लेती, जहां इस डरावनी डेविल एनर्जी से वो धूल बन के रह जाता। जैस्मिन जब उस अंधेरी दुनिया में पहुंचती है तो हैरान रह जाती है। वो सिर उठाकर कहती है, इस दुनिया के लॉस के लेवल को देखते हुए इस तरह की डार्क एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। उससे भी अजीब बात यह थी कि ये डरावनी डेविल ऑरा उसके 10 मीटर ऊपर के स्पेस में बिल्कुल भी नहीं फैल रही थी, जैसे किसी चीज ने इसे कैद कर रखा हो। लेकिन जब वो इस दुनिया में दाखिल हुई तो उसे कोई बैरियर जैसा एहसास नहीं हुआ। ये एक ऐसी चीज थी जो जैस्मिन की समझ से भी परे थी। नीचे से आने वाली खिंचाव वाली फोर्स बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन जैस्मिन अपने प्रोफाउंड स्ट्रेंथ से उसे आसानी से काबू कर लेती है। उसके जिस्म से निकली पावर से डेविल ऑरा का सप्रेशन पूरी तरह से गायब हो जाता है। वो गुस्से से कहती है, मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर इस जगह में छिपा क्या है। जैस्मिन अब तेजी से नीचे उतरती है और लगभग 3000 किलोमीटर नीचे आने के बाद वो खाई के तल्ले पर लैंड करती है। जमीन नाकाबिले यकीन हद तक सख्त थी और उसके पैरों से हड्डियों में घुस जाने वाली ठंडी ऑरा पूरे जिस्म में फैल जाती है। वो अपने आसपास देखती है। हर तरफ सिर्फ अंधेरा, सपाट पिच ब्लैक जमीन और मौत जैसी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था कि ये एक डेड वर्ल्ड है। जैस्मिन इस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू करती है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। वो एक्सप्लोरेशन रोकने ही वाली थी कि अचानक दूर से एक दबी हुई चीख सुनाई देती है। ये दहाड़ एक जानवर की थी। जैस्मिन झटके में आ जाती है। इस अंधेरी दुनिया में जिंदा जीव कैसे हो सकते हैं? वो उस दिशा में अपनी पावर से हमला करती है, लेकिन ये देखकर हैरान हो जाती है कि वो यहाँ के स्पेस को चीर नहीं सकती। इस दुनिया के स्पेस लॉज अजीब तरह से हाई लेवल के थे। हैरानी के बीच जैस्मिन उस दहाड़ के सोर्स की तरफ तेजी से बढ़ जाती है। कुछ ही पलों में एक और जबरदस्त दहाड़ गूंजती है, इस बार बिल्कुल उसके पास से। वो रुक जाती है और अपने जिस्म से निकल रही रेड रोशनी में अपने सामने एक विशाल ब्लैक सिलुएट देखती है। इस विशाल जीव से निकल रही खतरे की ऑरा इतनी स्ट्रांग थी कि जैस्मिन को, जो इस पूरे प्लैनेट पर किसी को अपने लिए खतरा नहीं मानती थी, पहली बार रियल डेंजर महसूस होता है। आखिर ये चीज थी क्या? इससे पहले कि जैस्मिन कुछ समझ पाती, उस विशाल परछाई पर 2 अंधेरी ब्लैक लाइट्स चमकती हैं, जो उसकी आंखें थीं। एक धमाकेदार दहाड़ के साथ वो विशाल ब्लैक सिलुएट जैस्मिन की तरफ लपकता है। उससे आ रहा प्रेशर इतना भारी था कि जैस्मिन को पीछे हटने के लिए स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो का इस्तेमाल करना पड़ता है। जमीन बुरी तरह से टूट जाती है। जैस्मिन, जो अब करीब आ गई थी, रेड रोशनी में उस विशाल जानवर का असली रूप देखती है। ये 125 मीटर ऊंचा एक भेड़िया और भालू का क्रॉस लग रहा था, जिसका पूरा जिस्म सफेद नुकीले दांतों से ढका हुआ था। उसकी एक लंबी तलवार जैसी पूंछ थी। इस डरावने रूप को देखते ही जैस्मिन के होश उड़ जाते हैं।
ये चेहरा उसकी स्टारगोड यादों में मौजूद एक छवि से मिलता था और उसके मुंह से एक नाम निकलता है, 9 डेजोलेट डेविल फैंग। ये एंशिएंट एरा के एक प्राइमोर्डियल डेविल बीस्ट था जो हजारों साल पहले विलुप्त हो चुका था। जैस्मिन को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी चीज इस लो लेवल प्लैनेट पर मौजूद है। जैस्मिन की रेड रोशनी उस अंधेरे में रहने वाले डेविल बीस्ट को अट्रैक्ट करती है और वो बिजली जैसी तेजी से उस पर फिर हमला करता है। ये इतना तेज था कि उसकी स्पीड यूंचे की मैक्सिमम स्पीड से भी कहीं ज्यादा थी। जैस्मिन हैरानी से सोचती है, प्राइमोर्डियल डेविल बीस्ट, आखिर ऐसा जीव इस जगह पर क्यों मौजूद है? जैस्मिन के सोचते ही 9 डेजोलेट डेविल फैंग के जिस्म पर लगे सभी दांत बाहर निकलकर 10 हड्डियों की तलवारों में बदल जाते हैं और पागलों की तरह उस पर बरसने लगते हैं। जैस्मिन स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो को उसकी लिमिट तक इस्तेमाल करके उनसे बचती है और मौका देकर एक रेड लाइट की किरण से 9 डेजोलेट डेविल फैंग के टखने पर वार करती है। दर्द से डेविल बीस्ट पूरी तरह भड़क जाता है। वो अपने दांतों और पूंछ दोनों से हमला करता है। उसकी पूंछ से निकली सैकड़ों ब्लैक बिजलियां जैस्मिन की तरफ बढ़ती हैं। जैस्मिन तेजी से पीछे हटती है, लेकिन एक ब्लैक बिजली उससे टकरा जाती है। उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो एक दांत से टकराकर दूर एक पत्थर की दीवार से जा टकराती है। वो खड़ी होती है और देखती है कि उसके स्मोकी रेड फेरी ड्रेस में एक छेद हो गया है। ये देखकर उसकी आंखों में खूनी रोशनी चमक उठती है। जैस्मिन गुस्से से कहती है, तुमने मेरी फेवरेट ड्रेस बर्बाद कर दी। उसका कातिलाना इरादा फट पड़ता है। इस बार जब 9 डेजोलेट डेविल फैंग उस पर हमला करता है तो वो पीछे नहीं हटती। एक लंबी रेड लकीर अंधेरे को चीरकर 9 डेजोलेट डेविल फैंग के सभी दांतों को 2 हिस्सों में काट देती है। इससे पहले कि डेविल बीस्ट कुछ समझ पाता, जैस्मिन भूत की तरह उसके पीछे पहुंचती है और अपना रेड लाइट में लिपटा हाथ उसकी गर्दन पर दे मारती है। वो ठंडी आवाज में कहती है, मैंने पहले तुम्हें ना मारने का सोचा था, लेकिन तुमने मौत को दावत देने पर जोर दिया। जैस्मिन के हाथ से निकले रेड निशान डेविल बीस्ट के पूरे जिस्म पर फैल जाते हैं और अगले ही पल वो बूम के साथ जमीन पर गिर जाता है। उसके जिस्म के टुकड़े हो चुके थे। इस हमले में जैस्मिन को काफी पावर इस्तेमाल करनी पड़ी थी, जिससे उसके डिटेक्ट होने का खतरा था। वो सोचती है कि इतनी पावर काफी नहीं होनी चाहिए। तभी 9 डेजोलेट डेविल फैंग की आखिरी चीख के जवाब में दूर अंधेरे से कई और दहाड़ें गूंजने लगती हैं। हर दहाड़ के साथ 9 डेजोलेट डेविल फैंग जैसी ही डरावनी शक्ति थी। जैस्मिन की आंखें बदल जाती हैं। उसे एहसास होता है कि 9 डेजोलेट डेविल फैंग यहाँ अकेला नहीं था, यहाँ तो प्राइमोर्डियल डेविल बीस्ट्स का पूरा झुंड मौजूद था। जैस्मिन के दिल में नाकाबिले बयान झटका लगता है। वो सोचने लगती है कि ऐसी जगह इस प्लैनेट पर कैसे हो सकती है जिसे खुद ईवल गॉड ने बनाया था। क्या हो सकता है कि ईवल गॉड ने ही इस जगह को बनाया हो ताकि वो विलुप्त हो रहे डेविल बीस्ट्स को संरक्षित कर सके? वो इस विचार को तुरंत नकार देती है, क्योंकि एक गॉड ऐसा क्यों करेगा? तभी एक तेज पक्षी की चीख अंधेरे को चीरती है और एक विशाल ब्लैक परछाई उसके ऊपर से गुजरती है। वो उसे देखती है और उसके मुंह से एक और नाम निकलता है, बेन ग्लास बर्ड, क्योंकि ये भी एक प्राइमोर्डियल डेविल बीस्ट था जो उसकी स्टार गॉड यादों में मौजूद था। जैस्मिन के सामने अब एक और प्राइमोर्डियल डेविल बीस्ट बेन ग्लास बर्ड आ जाता है। ये एक शक्तिशाली डेविल बीस्ट था जिसका जिस्म ग्लास जैसा मजबूत और स्पीड बिजली जैसी तेज थी। ये डेविल बीस्ट्स बहुत टेरिटोरियल लग रहे थे, क्योंकि 9 डेजोलेट डेविल फैंग की तरह इसने भी जैस्मिन को देखते ही उस पर हमला कर दिया। बेन ग्लास बर्ड बिजली की तरह आसमान से नीचे जैस्मिन की तरफ लपकता है। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि जैस्मिन भी हैरान रह जाती है। उसके हमले से बना डार्क टॉर्नेडो जैस्मिन के करीब पहुंच जाता है। जैस्मिन अपनी रेड रोशनी से उस टॉर्नेडो को चीर देती है, लेकिन तभी बेन ग्लास बर्ड अपनी डायरेक्शन बदलकर सीधे उस पर हमला करता है। जैस्मिन स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो का इस्तेमाल करके उसके हमले से बचती है और उसके बगल में प्रकट होती है। वो अपने से कई 100 गुना बड़े उस पक्षी का पैर पकड़ती है और उसे घुमाकर दूर फेंक देती है। बेन ग्लास बर्ड दर्द से चीखता हुआ कई किलोमीटर दूर जा गिरता है, जिससे जमीन पर 100 मीटर लंबी दरार बन जाती है। लेकिन उसकी पावर कम नहीं होती, बल्कि वो और भी ज्यादा भयानक हो जाता है। ठीक जब जैस्मिन उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ने वाली थी, तभी अंधेरे से 2 और वैसी ही चीखें गूंजती हैं। वहां 2 और बेन ग्लास बर्ड्स आ जाते हैं। इसके अलावा सैकड़ों और डरावनी डार्क ऑरा तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थीं। जैस्मिन समझ जाती है कि इतने सारे डेविल बीस्ट से एक साथ लड़ना उसकी मौजूदा हालत में नामुमकिन है। वो बिना हिचकिचाए हवा में ऊपर उठती है और तेजी से उस अंधेरी दुनिया से बाहर निकल जाती है। वापस क्लाउड्स एंड क्लिफ के ऊपर आकर वो शांत भाव से नीचे अंधेरी खाई को देखती रहती है। उसे एहसास होता है कि इनमें से एक भी डेविल बीस्ट बाहर निकल गया तो ये पूरी दुनिया एक भयानक सपने में डूब जाएगी।
काफी देर सोचने के बाद जैस्मिन खुद से कहती है, ईविल गॉड के गुजर जाने के साथ इस अंधेरी दुनिया के अस्तित्व के पीछे का कारण हमेशा एक रहस्य ही रहेगा। जबकि दूसरी तरफ डिवाइन फीनिक्स एम्पायर के ब्लैक मून हेडक्वार्टर्स में जीजी का मन परेशान था। डेविल सॉर्ड कॉन्फ्रेंस के बाद से 4 ग्रिड सीक्रेट ग्राउंड्स को एहसास हो गया था कि उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली लोग मौजूद हैं। अब उनकी जिंदगी यूचे के हाथों में थी। जीजी को सुप्रीम ओशन पैलेस से यूचे और प्रिंसेस स्नो की एंगेजमेंट के लिए एक शानदार तोहफा तैयार करने का जरूरी मिशन मिला था। तभी हेडक्वार्टर्स के 7th फ्लोर की खामोशी एक जवान लड़की की चीख से टूट जाती है। तुम कौन हो? जीजी तुरंत उस तरफ बढ़ता है और देखता है कि उसकी 3 नौकरानियां घबराहट में एक लाल कपड़े वाली लड़की का रास्ता रोके हुए हैं। जैसे ही वो उस लड़की को देखता है, उसकी आंखें फट जाती हैं। ये जास्मिन थी। वो जल्दी से आगे बढ़कर गहराई से झुकता है। सीनियर, इन छोटी नौकरानियों ने अनजाने में गलती कर दी। मैं उम्मीद करता हूं कि सीनियर दिल बढ़ा रखेंगी। जैस्मिन ठंडी आवाज में कहती है। पकड़ो। वो एक लाल ड्रेस जीजी की तरफ फेंकती है। जैस्मिन हुक्म देती है, इसे 7 साल पहले तुम्हारे ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड के न्यू मून सिटी ब्रांच से खरीदा गया था। ये अभी थोड़ी डैमेज्ड है। तुम्हारे पास इसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए 3 दिन है। जैस्मिन की आवाज और ठंडी हो जाती है। कोई परेशानी है? जीजी का दिल रुक जाता है और वो जल्दी से कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जैस्मिन ठंड से कहती है, वही बेहतर है। याद रखना, इस प्रिंसेस को इसे ठीक करवाना है। इस प्रिंसेस को नहीं चाहिए कि तुम बिल्कुल वैसी ही दूसरी पीस ढूंढ कर लाओ। इस प्रिंसेस को सिर्फ यही पीस चाहिए। 3 दिन में ये प्रिंसेस खुद इसे लेने आएगी। अगर ये पूरी तरह से ठीक नहीं हुई तो ये प्रिंसेस तुम्हारे इस हेडक्वार्टर्स के टुकड़े टुकड़े कर देगी। इतना कहकर जैस्मिन गायब हो जाती है। जीजी हाँफते हुए अपने माथे से पसीना पोंछता है और तुरंत अपने सबसे अच्छे आर्टिसंस को हेडक्वार्टर्स बुलाने का ऑर्डर देता है। कई दिनों बाद यूचे अपने मेडिटेशन से जागता है और जैस्मिन को अपने सामने पाता है। यूचे अनजाने में पूछता है, तुम कब लौटी? जैस्मिन जवाब देती है, अभी अभी। यूचे उसे शक से देखते हुए पूछता है, ये अजीब है, जब तुम गई थी तो तुमने रेड स्मोकी फेरी ड्रेस पहनी थी, तुमने दूसरी क्यों पहन ली? जैस्मिन ने अब एक डिफरेंट रेड ड्रेस पहनी थी। ये यूचे के लिए हैरानी की बात थी, क्योंकि जैस्मिन को हमेशा वही रेड स्मोकी फेरी ड्रेस पसंद थी जो उसने पहली बार उसके लिए खरीदी थी। तुम हमेशा कहते रहते हो ना कि मुझे ड्रेसेस बदलना पसंद नहीं। जैस्मिन ने ठंडी सांस ली और अपना सर फेर लिया। यूचे जल्दी से टॉपिक बदलता है। जैस्मिन, तुमने अज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में क्या पता लगाया? क्लाउड्स एंड क्लिफ के नीचे क्या छिपा है? लेकिन जैस्मिन उससे उल्टा सवाल करती है, तुम अज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट जाने के लिए कब तैयार होगे? यूचे जवाब देता है, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। मैं तो अभी वहां जाना चाहता हूं। तो तुम वहां जाओगे कैसे? यूचे जवाब देता है, प्राइमॉर्डियल प्रभाव आर्क का इस्तेमाल करके। और कैसे? जैस्मिन उसे समझाती है कि प्रभाव कॉन्टिनेंट और अज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट के बीच की दूरी 45 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा है। प्राइमॉर्डियल प्रभाव आर्क की बची हुई एनर्जी से वहां सिर्फ एक बार जाया जा सकता है, वापस आ नहीं पाओगे। यूचे को समझ आ जाता है कि उसे आर्क का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो जैस्मिन को उम्मीद भरी नजरों से देखता है। जैस्मिन जैस्मिन का चेहरा सख्त हो जाता है। मैं तुम्हें वहां ले जा सकती हूं, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। यूचे पूछता है, क्या है वो? जैस्मिन की पतली भौहें थोड़ी सी झुकी। जब तुम अज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में होगे, चाहे वो जल्दी हो या देर से, तुम्हें फिर कभी क्लाउड्स एंड क्लिफ के पास जाने की इजाजत नहीं है। भले ही तुम्हारी ताकत अभी से 100 गुना ज्यादा हो जाए, तुम्हें कभी भी क्लाउड्स एंड क्लिफ के नीचे की जांच करने की कोशिश नहीं करनी है। जैस्मिन जानती थी कि यूचे की क्यूरियोसिटी उसे एक दिन उस खाई की तरफ जरूर ले जाएगी, तो इसलिए वो उसकी इस आदत को शुरू होने से पहले ही खत्म करना चाहती थी, ताकि वो अंधेरी नर्क में जाके अपनी जान न गवा दे। यूचे पूछता है, क्यों? ऐसा कौन सा राज छुपा है उस जगह पर? क्या वो बहुत ज्यादा खतरनाक है? जैस्मिन सख्त लहजे में कहती है, यह सिर्फ खतरनाक होने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि क्लाउड्स एंड क्लिफ के नीचे क्या छुपा है। उसकी भयानकता तुम्हारी कल्पना से भी बहुत परे है। यह सुनकर यूची एकदम शांत हो जाता है। जैस्मिन फिर नर्म आवाज में समझाती है कि वो मून स्लॉटर डेविल नेस्ट और क्लाउड्स एंड क्लिफ के राज इसलिए नहीं बता रही क्योंकि उसे यूचे पर भरोसा नहीं है। वो आगे बताती है कि इस दुनिया के बारे में उसकी पूरी सोच ही उलट पुलट हो गई है। शुरू में उसे लगा था कि ये एक मामूली सा प्लैनेट है, लेकिन यहाँ छुपे राजों ने साबित कर दिया है कि ये उसकी सोच से कहीं ज़्यादा पेचीदा और रहस्यमयी है, इतना कि कभी कभी तो उसकी समझ से भी परे हो जाता है। उसकी बातें सुनकर यूचे एकदम हैरान रह जाता है, जैसे उसके होश ही उड़ गए हों। जैस्मिन गंभीर होकर कहती है, और तो और जिस पल ये राज बाहर निकले और रेल्म ऑफ द गॉड्स के लोगों को इनके बारे में पता चला, तुम्हारी ये दुनिया हमेशा के लिए एक ऐसी तबाही में डूब जाएगी जिसका कोई अंत नहीं होगा। इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि ये बातें सिर्फ मुझे ही पता हों। फिर वो धीरे से कहती है,
अगर मैं ये बातें तुम्हें नहीं बता सकती तो जाहिर है कि मैं ये किसी और को भी कभी नहीं बताऊंगी। यूचे के अंदर इन राजों को जानने की जबरदस्त उत्सुकता थी, लेकिन जैस्मिन की गंभीर बातों ने उसे रोक दिया। उसने भाली मन से सिर हिलाया और वादा किया, मैं समझ गया। मैं आज से कभी भी क्लाउड्स एंड क्लिफ के पास नहीं जाऊंगा, और अगर किसी खास वजह से मुझे वहां जाना भी पड़ा तो मैं बिल्कुल भी ये जानने की कोशिश नहीं करूंगा कि उसके नीचे क्या छुपा है। ये मैंने तुमसे वादा किया है जैस्मिन, इसलिए मैं ये वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। जैस्मिन ने सराहना करते हुए कहा, गुड। फिर वो थोड़ी चिढ़ के साथ आगे बोली, एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट बहुत दूर है, वहां जाने में मुझे भी काफ़ी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। ऊपर से तुम्हारे जख्म और प्रोफाउंड स्ट्रेंथ अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, और कुछ हफ्तों में तुम्हारी वो इंगेजमेंट सेरेमनी भी है। क्यों ना हम तब तक इंतज़ार करें जब तक तुम अपने सारे फालतू के काम निपटा नहीं लेते। उसके बाद मैं तुम्हें एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट ले जाऊंगी। इससे कम से कम तुम 2 लड़कियों के बीच फंसकर परेशान तो नहीं होगे, और मेरी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी। ये कहकर जैस्मिन हल्का सा मुंह फुलाए अपने हाथ पीछे बांधकर वहां से चली जाती है। यूचे हैरान होकर उसे जाते हुए देखता रहता है। उसे जैस्मिन का ये अजीब इमोशनल रिएक्शन, खास करके जब उसकी लाइफ की लड़कियों की बात हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था। वो खुद से बड़बड़ाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो असल में जेलस हो रही है अभी। जबकि एक अंधेरी और डरावनी जगह जो परछाइयों में छुपी हुई थी, वहां से भारी सांसों और एक चीखती हुई दहाड़ की आवाजें गूंज रही थीं। वो सुनसान पहाड़ी सिलसिला कांप उठा और वहां मौजूद प्रोफाउंड बीस्ट्स डर के मारे इधर उधर भागने लगे। एक काला धुआं उठा जिसने एक इंसानी फिगर को घेर लिया, जिसके हाथ में एक बिल्कुल काली तलवार थी। ये फिगर फेंग जुएचेन था, और उसके चारों तरफ लिपटा काला धुआं पहले से कई गुना ज्यादा गहरा और घना हो गया था। उसका ऑरा बेहद अंधेरा और डरावना हो चुका था, जैसे वो खुद नरक से निकल कर आया हो। फेंग जुएचेन के अंदर का डेविल ब्लड जाग चुका था, जिसकी वजह से उसकी ताकत तूफान की तरह बढ़ गई थी और उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ एक शुद्ध डार्कनेस एट्रीब्यूट में बदल गई थी। उसने इस जागरण के दौरान अपने ऊपर हावी हो रही बेकाबू इमोशंस को जबरदस्ती दबा दिया था। उसके हाथ हेमनली सेंट डिवाइन स्वॉर्ड, जिसे मून स्लॉटर डेविल स्वॉर्ड भी कहा जाता है, को कस के पकड़े हुए थे, जो उसी काले धुएं में लिपटी हुई थी। उसके कांपते हुए हाथों से खून बहता जा रहा था, जो उसके नए जागे हुए डेविल ब्लड को रिफाइन करने और उसकी पागलपन की हद तक बढ़ती डार्कनेस प्रोफाउंड एनर्जी को सहने का नतीजा था। उससे टपकता हुआ खून एक हैरान कर देने वाले गहरे लाल रंग का था। फेंग जुएचेन ने सपाट इरादे से कहा, श्वान वन वेंटियन, जिसे मैं सबसे पहले मारूंगा वो तुम होगे। उसका ये इरादा इस बात से और मजबूत हो गया था कि श्वान वन वेंटियन ही इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली की बर्बादी की वजह था। जैसे जैसे उसका डेविल ब्लेड जागता जा रहा था, उसके चारों तरफ का काला धुआं लगातार आसमान की तरफ उठता गया, और आखिर में उसने एक डेविल के डरावने मुस्कुराते हुए चेहरे का आकार ले लिया। फेंग जुएचेन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हेमनली सेंट डिवाइन स्वॉर्ड के हिल्ट के ठीक नीचे 2 लंबी पतली काली आंखें कुछ पल के लिए दिखाई दी और फिर गायब हो गईं। इसलिए कई हफ्ते बीत गए और यूचे ने पूरी मेहनत से अपनी रिकवरी पर ध्यान दिया। मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन के साथ हुई लड़ाई से लगे उसके गहरे जख्म पूरी तरह से भर चुके थे। उसकी हद से ज्यादा इस्तेमाल हुई प्रोफाउंड स्ट्रेंथ वापस आ चुकी थी, और उसकी फीनिक्स और गोल्डन क्रो ब्लड लाइन्स भी लगभग पूरी तरह से रीअवेकन हो चुकी थीं। आज सुबह यूचे जल्दी उठा, स्नो रीजन ऑफ एक्सट्रीम आइस से निकलने की तैयारी करते हुए। उसे फेंग शुअर के साथ अपनी एंगेजमेंट सेरेमनी पर जाना था, जो एक इवेंट फेंग हैंगकॉन्ग ने बड़े बेशर्मी से अरेंज किया था। डिवाइन फिनिक्स सिटी जाने से पहले यूचे ब्लू विंड इंपीरियल सिटी में रुका, इस इरादे से कि कांग युए उसके साथ चलेगी, लेकिन कांग युए ने बड़े प्यार से मना कर दिया। कांग युए ने नर्म आवाज में समझाया, हस्बैंड, बाकी 5 देशों के मोनार्क्स वहां जरूर आएंगे, लेकिन ब्लू विंड नेशन की मोनार्क होने के अलावा मैं आपकी पत्नी भी हूं। ऊपर से लिटिल शुअर को डिवाइन फिनिक्स नेशन में सबसे ज्यादा इज्जत दी जाती है। अगर मैं आपकी और उनकी एंगेजमेंट सेरेमनी में आई तो डिवाइन फिनिक्स इंपीरियल फैमिली को थोड़ा अजीब लगेगा, इसीलिए बेहतर यही है कि मैं खुद न जाऊं। कांग युए ने हल्की मुस्कान के साथ आगे कहा, लेकिन मैंने इस मौके के लिए बहुत पहले ही एक तोहफा तैयार कर लिया था, और मैंने कुछ दिन पहले ही लोगों को उसे डिवाइन फिनिक्स इंपीरियल फैमिली तक पहुंचाने के लिए भेज दिया था। मैं उस दिन जरूर वहां रहूंगी जिस दिन हस्बैंड और लिटिल शुअर की शादी होगी। अगर हस्बैंड और लिटिल शुअर इंपीरियल सिटी में शादी करने के लिए तैयार होंगे तो वो सबसे अच्छा होगा। यूचे ने समझदारी से कहा, ठीक है फिर। उसने कांग युए को गले लगाया और वादा किया, बस 2-3 दिन की बात है, उसके बाद मैं शुअर को वापस ले आऊंगा और फिर मैं तुम सबको अपने साथ इल्यूजरी डीमन रेल्म ले जाऊंगा। मेरे माता पिता तुम सबको बहुत पसंद करेंगे। कांग युए ने हल्की मुस्कान के साथ धीरे से कहा, मैं भी उन सबसे कब से मिलना चाहती हूँ। मैं उस लिटिल डेविल एम्प्रेस से भी मिलना चाहती हूँ जिसके बारे में आप हमेशा बात करते रहते हैं। यूचे महल से निकला और आसमान में उड़ गया, जहां जैस्मिन उसका इंतजार कर रही थी। जैस्मिन ने सख्त घमंडी आवाज में कहा, कर लिया तुमने जो करना था? अगर कर लिया है तो चलो। जैस्मिन ने अपने बाएं हाथ से यूचे की आस्तीन पकड़ी और अपने दाहिने हाथ से स्पेस में एक दरार पैदा की।
यूचे के चारों तरफ दुनिया घूम गई और एक ही पल में जानी पहचानी ब्लू विंड इंपीरियल सिटी की जगह डिवाइन फिनिक्स सिटी ने ले ली। उसने ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड को पहचान लिया, जिससे कंफर्म हो गया कि वो शहर के सेंट्रल रीजन में पहुंच गए हैं। यूचे ने जलन और प्रशंसा से पूछा, मैं ये कब कर पाऊंगा? जैस्मिन ने चिढ़कर जवाब दिया, तुम्हें अभी बहुत टाइम लगेगा। सिर्फ स्पेस को चीरने के लिए ही बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। ऊपर से अगर तुम स्पेस के बीच से सफ़र करना चाहते हो तो उसमें बेहद ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। और आखिर में सबसे ज़रूरी, इसके लिए तुम्हें स्पेस के लॉज की पूरी और गहरी समझ होनी चाहिए। स्पेस के लॉज और बाकी एलिमेंटल लॉज को एक साथ कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। अगर तुम उन्हें पूरी तरह से समझना चाहते हो तो तुम्हें उन्हें समझने के लिए कम से कम कुछ हज़ार या शायद 10,000 साल की कल्टीवेशन लगेगी। यूजी ने जैस्मिन की तरफ देखा, जैसे कहना चाह रहा हो कि वो तो उससे भी छोटी लगती है। जैस्मिन ने नीचे शहर को देखते हुए कहा, तो फिर जाओ। सिर्फ इस माहौल को देखकर कोई बता सकता है कि वो एस्टीम्ड गेस्ट्स जल्द ही इस डिवाइन फिनिक्स सिटी की गलियों को भर देंगे। यूचे ने पूछा, तुम मेरे साथ नहीं आ रही हो? जैस्मिन ने घमंड से नाक सिकोड़ते हुए कहा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं डिवाइन फिनिक्स सिटी में ही रहूंगी। यूचे जानता था कि जैस्मिन को आने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन उसे भी कोई जल्दी नहीं थी। वो रुका और फिर उसने पूछा, जैस्मिन, मुझे हमेशा से एक चीज़ को लेकर बहुत क्यूरियोसिटी रही है। आखिर वो कौन सी पावर है जो तुम आमतौर पर इस्तेमाल करती हो? जब से हम मिले हैं तब से डेविल सोर्ड कॉन्फ्रेंस तक, जब भी तुमने अटैक किया तुम्हारा टारगेट तुरंत टुकड़ों में कट जाता है। ऊपर से ये साफ है कि तुम्हारे अटैक्स की ताकत ज़बरदस्त है, लेकिन मैं तुमसे कभी भी ज़रा सी भी प्रोफाउंड एनर्जी महसूस नहीं कर सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी पावर्स प्रोफाउंड स्ट्रेंथ पर बेस्ड नहीं है, बल्कि कोई और तरह की पावर है जो एक और भी ऊंचे लेवल की है। यूचे को जैस्मिन का मारने का तरीका याद आया। दुश्मन एकदम और साफ सुथरे तरीके से टुकड़ों में कट जाते थे, बिना किसी प्रोफाउंड एनर्जी के उतार चढ़ाव के। ये उसके अपने तबाही मचाने वाले, जमीन हिला देने वाले अटैक से बिल्कुल अलग था। जैस्मिन ने आंखें घुमाते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं प्रोफाउंड एनर्जी ही इस्तेमाल करती हूँ। बस ये है कि मेरी पावर लड़ने या लोगों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। मेरी पावर का एक ही मकसद है, लोगों को मारना। इसलिए वो थोड़ी स्पेशल है। यूचे ने हैरान होकर पूछा, लोगों को मारना? जैस्मिन ने साफ साफ समझाया, जब तुम्हारी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ बढ़ती है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे प्रोफाउंड वेन्स में प्रोफाउंड एनर्जी की डेंसिटी बढ़ रही है। तुम इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि तुम्हारी प्रोफाउंड एनर्जी कंप्रेस हो रही है। हर बार जब तुम एक लेवल ऊपर जाते हो, इसका मतलब है कि तुम्हारी प्रोफाउंड एनर्जी थोड़ी और कंप्रेस हो गई है। जब वो एक सर्टेन लेवल पर कंप्रेस हो जाती है, तब एक फंडामेंटल चेंज होता है। वही वक्त होता है जब तुम एक नए रेल्म में एंटर करते हो। यूची ने सिर हिलाया। जैस्मिन ने अपना हाथ उठाया, एक छोटा और नाजुक सा हाथ, और आगे कहा, लेकिन मेरी प्रोफाउंड आर्ट हर बार अटैक करते वक्त मेरी प्रोफाउंड एनर्जी को एक बार फिर से एक्सट्रीम लेवल तक कंप्रेस कर देती है। इससे अटैक का एरिया तो कम हो जाता है, लेकिन उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैस्मिन ने एक जैसे दो मेटल के टुकड़े पैदा किए, एक स्क्वायर शेप का हो गया, दूसरा नीडल जैसा, और उसने एक बेल टावर की तरफ फेंक दिया। स्क्वायर टुकड़े ने पत्थर की दीवार का एक हिस्सा तोड़ दिया और नीचे गिर गया। नीडल जैसे टुकड़े ने दीवार को पूरी तरह से छेद दिया और उसके अंदर धंस गया। स्क्वायर टुकड़े ने सिर्फ पत्थर की दीवार तोड़ी थी, इसलिए उसने काफ़ी डैमेज किया, लेकिन नीडल जैसे टुकड़े ने दूसरी तरफ ज़्यादा डैमेज नहीं किया और अटैक की आवाज़ भी बहुत हल्की थी, लेकिन उसका मकसद सीधा दुश्मन की जान लेना था। आप समझे? जैस्मिन ने समझाया, ये है मेरी स्टार गॉड पावर। ये एक ऐसी पावर है जो मुझे एक ऐसे भविष्य के लिए बाध्य करती है जहां मेरे हाथ खून से सने होंगे। यूचे ने हैरत से भरकर कहा, तो ये बात है, इसका मतलब है कि भले ही तुम सेम अमाउंट ऑफ प्रोफाउंड एनर्जी रिलीज करती हो, तुम्हारे अटैक्स बहुत ज़्यादा ताकत पैदा करते हैं और कई मामलों में ये अटैक में खर्च होने वाली प्रोफाउंड एनर्जी को भी काफ़ी कम कर देता है। सोचा ना था कि ऐसी पावरफुल और चमत्कारी प्रोफाउंड आर्ट भी हो सकती है। जैस्मिन, तुमने पहले कहा था कि तुम मुझे अपने स्टार गॉड आर्ट सिखाओगी। क्या तुम इसी प्रोफाउंड आर्ट की बात कर रही थी जो तुमने अभी डिस्क्राइब की? जैस्मिन ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, पिछले कुछ सालों में मैंने सच में ऐसा करने का सोचा था, लेकिन इस दौरान मैंने अपना मन बदल लिया है। यूचे ने अपनी भौवें सिकोड़ते हुए पूछा, क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा अभी का कल्टीवेशन लेवल इतनी हाई ग्रेड प्रोफाउंड आर्ट प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी नहीं है? जैस्मिन ने नर्म और धीमी आवाज़ में जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है। मेरी पावर इंस्टेंट डिस्ट्रक्शन पर फोकस्ड है, यहाँ तक कि मेरा स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो भी उसी इंस्टेंट डिस्ट्रक्शन से मेल खाने के लिए है। लेकिन तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल हमेशा से ही बेहद खतरनाक और हिंसा से भरा रहा है। आज का दिन फीनिक्स सिटी के इतिहास में सबसे यादगार दिन बनने जा रहा था। ये विशाल शहर पिछले कई दिनों से मेहमानों के समंदर से उमड़ रहा था और यहाँ कदम रखने वाला हर शख्स प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट का एक जाना माना नाम था। 7 देशों में से 6 देशों के शासक, उनके साथ साथ बड़े बड़े सेक्ट मास्टर्स और क्लैन लीडर्स सभी इस मौके पर खुद हाजिर हुए थे। अफवाहों का बाजार इस हद तक गर्म था कि लेजेंडरी 4 ग्रेट सेक्रेड ग्राउंड्स के सबसे ताकतवर लोग भी इस अनुष्ठान में शामिल होने वाले थे।
एक मामूली सी एंगेजमेंट बैंक्वेट का इतना बड़ा पैमाना देख के शहर के लोग जो बड़े बड़े इवेंट्स देखने के आदी थे, बिल्कुल हैरान और दंग थे। लेकिन इस भीड़ का असल कारण सिर्फ एक एंगेजमेंट नहीं थी। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट की पूरी प्रोफाउंड वर्ल्ड अभी तक उस घटना से कांप रही थी जो 19 दिन पहले सुप्रीम ओशन पैलेस के सी गॉड अरीना में घटी थी। जैस्मिन का कुछ पल के लिए प्रकट होना और उसकी ऐसी एब्सोल्यूट पावर जिसने एक झटके में 35 किलोमीटर के इलाके को राख बना दिया था, ने ताकत के संतुलन को हमेशा के लिए बदल दिया था। कभी सबसे ऊपर माने जाने वाले 4 ग्रेट सेक्रेड ग्राउंड्स भी अब उस अनजानी ताकत के सामने कमजोर नजर आने लगे थे। सुबह 9 बजे से पहले ही फीनिक्स सिटी लोगों से पूरी तरह भर चुका था। मेन लॉबी, जिसे 30,000 लोगों के लिए डिजाइन किया गया था, वहां सबसे खास मेहमानों का स्वागत हो रहा था। वो गर्व से अंदर आ रहे थे। कुछ तो इस सम्मान से इतने अभिभूत थे कि उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उनसे थोड़ा कम दर्जा रखने वाले लोग साइड हॉल्स में बिठाए गए थे, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी। इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा होना ही उनके लिए काफी था। तभी एक डिवाइन फिनिक्स डिसाइपल की गूंजती हुई आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया। एक डिवाइन फिनिक्स डिसाइपल ने ऐलान किया, सुप्रीम ओशन पैलेस, सॉवरेन ऑफ द सीज कूप फेंगी, उनके साथ ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड मास्टर जीजी, सुप्रीम ओशन पैलेस के 7 वेनरेबल वंस, ग्रेट एल्डर चेन मो फेंग, सेकंड एल्डर जेट फेस डीमन मोनाक जी किसानरो, सुप्रीम ओशन पैलेस के 20 अजीम मेहमान आ चुके हैं। जब उसने सॉवरेन ऑफ द सीज का नाम लिया तो उसकी आवाज साफ साफ कांप रही थी। यह सुनते ही चहकता हुआ फिनिक्स सिटी एकदम शांत हो गया। सबकी निगाहें दरवाजे पर टिक गईं, जहां से सुप्रीम ओशन पैलेस की अब तक की सबसे शानदार डेलीगेशन अंदर आ रही थी। इस जुलूस को खुद सॉवरेन ऑफ द सीज कूप फेंगी और रहस्यमयी जीजी लीड कर रहे थे। उनका यहां आना साफ साफ यूनचे को खुश करने की एक कोशिश थी। फेंग हैंगकांग उनका स्वागत करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं सुप्रीम ओशन पैलेस के सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं। सॉवरेन ऑफ द सीज और मिस्टर जी खुद यहां मौजूद हैं। यह देखकर मुझे इतनी खुशी और हैरानी हो रही है कि संभाले नहीं संभल रही। उसका चेहरा सचमुच के जोश से लाल हो गया था। एक मामूली से एंगेजमेंट के लिए इतने बड़े दर्जे के लोगों की मौजूदगी से वो अभिभूत था। उसे गर्व महसूस हो रहा था, एक ऐसा एहसास जैसे वो लगभग एक सेक्रेड मास्टर के बराबर खड़ा हो, और यह सब यूनचे की वजह से था। सॉवरेन ऑफ द सीज कूक फेंगी ने हल्के से हंसते हुए कहा, डिवाइन फिनिक्स सेक्ट मास्टर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं। अगर मैं इतने खुशी के मौके पर ना आती तो यह सच में अफसोस की बात होती। जीजी ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, डिवाइन फिनिक्स सेक्ट मास्टर को इतना अच्छा दामाद मिलना यह तो पूरी दुनिया के लिए जलन की बात है। आज का यह दिन सच में जश्न मनाने लायक है। उसने एक जेड बॉक्स आगे बढ़ाते हुए कहा, उम्मीद है कि आप हमारा यह छोटा सा तोहफा स्वीकार करेंगे। यह जानकर कि वो बॉक्स खुद कीमती ब्लैक एनलाइटनमेंट जेड से बना था, फेंग हैंगकांग का जोश और बढ़ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सुप्रीम ओशन पैलेस के आप सभी अजीम शख्सियतों का यहां खुद आना ही सबसे बड़ा तोहफा है। हैंगकांग अपनी बेटी की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता है। शिमिंग। फेंग शिमिंग आगे बढ़ा और बॉक्स लेने लगा। जीजी ने ऐसे ही पूछा, वैसे क्या मैं जान सकता हूं कि एसगार्ड मास्टर यून अंदर आ चुके हैं? फेंग हैंगकांग ने जवाब दिया, चेयर अभी तक नहीं आया है, लेकिन वो डिवाइन फिनिक्स सिटी में ही है। जब वक्त करीब आएगा तो वो जरूर आ जाएगा। ये कहते वक्त उसने यूनचे के लिए बड़े अपनेपन से चेहर इस्तेमाल किया। जीजी ने हल्के से सिर हिलाया, फिर एक पर्पल लाइट वाला स्पेशल रिंग निकाला। उसने समझाते हुए कहा, डिवाइन फिनिक्स सेक्ट मास्टर, यह हमारे सुप्रीम ओशन पैलेस की तरफ से एसगार्ड मास्टर यून के मास्टर के लिए एक छोटा सा तोहफा है। यह उस दिन हम पर दिखाई गई रहमदिली के धन्यवाद के लिए है। थोड़ा सोचने के बाद हमें एहसास हुआ कि उस सीनियर से दोबारा मिलना शायद थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हमें डिवाइन फिनिक्स सेक्ट मास्टर को यह तकलीफ देनी पड़ेगी कि वो इसे एसगार्ड मास्टर यून को दे दें ताकि वो अपने मास्टर को पेश कर सके। फेंग हैंगकांग ने अनजाने में ही रिंग लेते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हैंगकांग आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। जैसे ही चेयर यहां आएगा मैं उसे जल्द से जल्द अपने मास्टर को यह देने की सलाह दूंगा। बस यह है कि जीजी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, डिवाइन फिनिक्स सेक्ट मास्टर, कृपया अपने मन की बात कहें। फेंग हैंगकांग ने जवाब दिया, चेयर के टीचर के पास अलौकिक शक्तियां हैं और मुझे डर है कि इस मामूली दुनिया में शायद ही कोई चीज उनकी नजर में आ सके। हैंगकांग सच में यह जानने के लिए उत्सुक है कि सुप्रीम ओशन पैलेस ने आखिर किस तरह का शानदार तोहफा तैयार किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर जी को पहले से पता है कि उस सीनियर को क्या पसंद है।
जीजी हल्के से हंसा। मुझे लगता है कि यह बात डिवाइन फिनिक्स सेक्ट मास्टर को बताने में कोई हर्ज नहीं है। इस बूढ़े को हाल ही में बिल्कुल इत्तेफाक से पता चला कि शायद उस सीनियर को गहरे लाल रंग की फेरी ड्रेसेस पसंद है। इसलिए इस बूढ़े ने हाल ही में अपने गिल्ड की पूरी ताकत लगा के सबसे अच्छी क्वालिटी की फेरी ड्रेसेस ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया है, इस उम्मीद में कि उनके बदले उनकी एक मुस्कुराहट मिल जाए। फेंग हैंगकांग ने इस राज को अपने मन में नोट कर लिया। उसने कहा, अच्छा तो ये बात थी। मैं मिस्टर जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतनी मेहरबानी से ये बात शेयर की। फेंग हैंगकांग ने खुद उन्हें अंदर ले जाते हुए कहा, प्लीज महल में प्रवेश करें और विराजें। आपकी सीटें पहले से तैयार कर दी गई हैं। इसके ठीक बाद एक और जोर की घोषणा हुई। डिसाइपल ने ऐलान किया, सन मून डिवाइन हॉल के हॉल मास्टर ये मेशी, उनके साथ यंग मास्टर ये शिंग हैन, डिवाइन एनवॉय हेवेंस इक्वल, डिवाइन एनवॉय ब्लेजिंग सन, डिवाइन एनवॉय मून पनिशर, डिवाइन एनवॉय स्टार बैनिशर और डिवाइन एनवॉय अर्थ टर्नर, सन मून डिवाइन हॉल के 20 अजीम मेहमान आ चुके हैं। सबका ध्यान एक बार फिर दरवाजे की तरफ गया जहां से सन मून डिवाइन हॉल की पार्टी अंदर आ रही थी। इस जुलूस की शान सुप्रीम ओशन पैलेस से कम नहीं थी। हेवनली मोनार्क ये मेशी खुद 5 डिवाइन एनवॉयज और टॉप एल्डर्स के साथ आए थे, लेकिन उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, जो जैस्मिन द्वारा दिए गए उन 4 भयानक जख्मों का असर था। एक सेक्रेट मास्टर होने के घमंड के बावजूद उन्होंने इस इवेंट को मिस करने की हिम्मत नहीं की और चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान बनाए रखी। इसी समय जैस्मिन से अलग होने के बाद यूनचे सीधा फिनिक्स सिटी की तरफ उड़ रहा था। शहर के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी अंधेरी ऑरा महसूस हुई और वो रुक गया। उसकी निगाहें एक काले साए पर जा टिकी जो धीरे धीरे नीचे शहर की तरफ बढ़ रहा था। उस काले साए फेन जुएचन ने जैसे ही उसकी नजरों को महसूस कर लिया, तुरंत अपना सर उठाया। वो रुक गया और एक जागे हुए जानवर की तरह उसके जिस्म से एक खतरनाक ऑरा फूट पड़ी। यूनचे नीचे उतरा। उसने हैरानी से पूछा, फेन जुएचन, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने गौर किया कि फेन जुएचन की ऑरा पहले से बिल्कुल अलग हो चुकी है। उससे एक ठंडी हड्डियों को चीर देने वाली उदासी निकल रही थी और उसकी आंखें लगभग पूरी तरह काली हो चुकी थीं। फेन जुएचन ने ठंडी बेजान आवाज में जवाब दिया, मैं यहां किसी को मारने आया हूं। उसकी पीठ पर बंधी बड़ी बिल्कुल काली तलवार हेवनली सिन डिवाइन स्वॉर्ड थी। यूनचे ने पूछा, किसे मारने? फेन जुएचन ने कहा, हर शब्द जैसे एक गहरी खाई से गूंज रहा था, मैं यहां श्वाइन वैन वेंटेन को मारने आया हूं। यूनचे ने अचानक पूछा, तुम्हारा डेविल ब्लड जाग गया है? यह सुनकर फेन जुएचन ने सिर्फ ठंडी नजरों से उसे देखा। उसने ठंड से कहा, दफा हो जाओ। यूनचे ने शांति से कहा, आज फेन श्वेवर और मेरी एंगेजमेंट की तारीख है, इसलिए श्वाइन वैन वेंटियन यहां जरूर आएगा। अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो कृपया शानदार बैंक्वेट के खत्म होने का इंतजार करो। श्वेवर और मेरे लिए माहौल खराब मत करो। इसके अलावा भले ही तुम्हारी ताकत बहुत बढ़ गई है, मुझे नहीं लगता कि तुम अभी श्वाइन वैन वेंटियन को मार सकते हो। फेन जुएचन गुस्से से दहाड़ा, इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए और मैं पहले तुम्हें मार डालूं, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। यूनचे ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो हवा में उड़ गया, लेकिन फिर हवा में ही मुड़कर एक आखिरी सलाह दी। उसने कहा, मैं श्वाइन वैन वेंटिन को तुमसे भी ज्यादा मारना चाहता हूं, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाए तो बेहतर होगा कि तुम अपने दांत पीसो और सहन करो। तब तक सहन करो जब तक तुम्हारी जीत बिल्कुल पक्की ना हो जाए। फेन जुएचन चिल्लाया, मुझे तुम्हारे लेक्चर की जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ। उसने आसमान की तरफ एक मुक्का मारा जिसकी डार्क एनर्जी से लाइट भी धीमी पड़ गई। यूनचे मुड़ा और फिनिक्स सिटी की तरफ उड़ गया। जैसे ही यूनचे फिनिक्स सिटी में लैंड करता है, उसकी पावरफुल ऑरा को सेंस करते ही डिवाइन फिनिक्स सेक्ट के 3 जनरेशंस के एम्परर्स फेंग जुक्वी, फेंग तियानवेई और फेंग हंगकांग एक साथ उसकी तरफ देखते हैं। सभी के चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। फेंग हंगकांग खुशी से कहता है, चर, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। बैंक्वेट बस शुरू ही होने वाला है। सुप्रीम ओशन पैलेस और सन मून डिवाइन हॉल पहले ही आ चुके हैं और उनके सभी सीक्रेट मास्टर्स खुद आए हैं। एक साउंड ट्रांसमिशन भी आई थी कि एब्सोल्यूट मोनार्क सैंक्चुरी और माइटी हेवनली सॉर्ड रीजन भी डिवाइन फिनिक्स सिटी पहुंच चुके हैं और जल्द ही फिनिक्स सिटी पहुंचने वाले हैं। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में इतनी बड़ी इज्जत मिलना आसमान से भी बड़ा है। फेंग जू कोई एक हल्की सांस छोड़ते हुए धीरे से मुस्कुराकर कहते हैं, पिछले सारे गिले शिकवे हवा के साथ उड़ जाने दो। हमारे डिवाइन फिनिक्स सेक्ट का भविष्य श्वेर के साथ है और तुम्हारे लिए उसके एहसास बहुत गहरे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम भविष्य में उसका अच्छी तरह से ख्याल रखोगे। यूनचे गंभीरता से जवाब देता है, मैं शायद दूसरी बातों के बारे में कोई वादा ना कर पाऊं, लेकिन मैं श्वेर को कभी निराश नहीं करूंगा। फिनिक्स सेक्ट मास्टर, श्वेर अभी कहाँ है? फेंग तियान भी हंसते हुए कहते हैं, हो तुम अभी भी उन्हें फिनिक्स सेक्ट मास्टर क्यों बुला रहे हो? अब रॉयल फादर कहने का समय आ गया है। फेंग हंगकांग जल्दी से सिचुएशन को आसान बनाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, संबोधन इतना जरूरी नहीं है। उसकी आंखों में एक पल की हिचकिचाहट दिखती है।
जैसे उसे याद आ गया हो कि युनचे ने पहले ही उसे रॉयल फादर कहने से मना कर दिया था कांग यूए के पिता की मौत के कारण। वो तुरंत आदेश देता है, श्वेर फीनिक्स कॉल पेविलियन में है, किक्शुआन एसगार्ड मास्टर युन को फीनिक्स कॉल पेविलियन ले जाओ। एक फीमेल फीनिक्स डिसाइपल किक्शुआन आगे आती है और अदब से झुककर कहती है, जी सेक्ट मास्टर। फिर वो युनचे को रास्ता दिखाने लगती है। तभी एक जोर से अनाउंसमेंट सुनाई देती है, माइटी हेवनली सॉर्ड रीजन के सॉर्ड मास्टर शुआनयान वेंतियन और यंग सॉर्ड मास्टर शुआनयान वेनदाओ आ चुके हैं। ये सुनते ही माहौल में हलचल बढ़ जाती है। माइटी हेवनली सॉर्ड रीजन से सिर्फ सॉर्ड मास्टर शुआनयान वेंतियन और उनका बेटा शुआनयान वेनदाओ ही आए थे। फेंग हांगकांग तेजी से कहता है, ये माइटी हेवनली सॉर्ड रीजन है, रॉयल फादर, ग्रैंडफादर, मैं जाकर उनका स्वागत करता हूँ। इतना कहकर वो खुद इन बड़े मेहमानों का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इस दौरान युनचे फीनिक्स कॉल पेविलियन पहुंचता है। ये वो जगह थी जहां पर फेंग शुएर फीनिक्स गॉड को छोड़ने के बाद रहती थी। इस जगह को फीनिक्स सिटी का असली सेक्रेट ग्राउंड माना जाता था, जहां पर नॉर्मल डिसाइपल्स, यहां तक कि प्रिंसेसेस को भी आने की इजाजत नहीं थी। पेविलियन के अंदर फेंग शुएर एक शीशे के सामने बैठी थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। जैसे वो शीशे में युनचे की परछाई देखती है, उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है और वो पलट जाती है। बिग ब्रदर यू। आज शुएर ने फीनिक्स पैटर्न से सजी एक गहरी लाल रंग की पैलेस गाउन पहनी हुई थी, जिसकी पतली कमर पर एक जेड रंग का बेल्ट बंधा हुआ था। उसके लंबे काले बाल खुले थे, जिसमें एक हल्का पर्पल फूल पिन से लगा हुआ था। उसकी स्किन गर्म जेड की तरह चमक रही थी और उसके नरम होंठ नेचुरली लाल थे। उसकी खूबसूरती में अब एक ऐसी कशिश थी जो किसी को भी अपने वश में कर लेती। युनचे को एब्सोल्यूट फीनिक्स क्लिफ पर बेहोश होने से पहले उसकी आंखों की वही सपनों जैसी झलक याद आ जाती है। ये देखकर युनचे का दिल मचल उठता है। वो आगे बढ़कर फेंग शुएर को अपनी बाहों में भर लेता है। उसकी उंगलियां उसकी नरम गर्दन को सहला रही थीं, जो हल्की लाइट में भी जेड की तरह चमक रही थी। युनचे धीरे से पूछता है, शुएर, एंगेजमेंट के बाद मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाने ले चलूंगा, ठीक है? फेंग शुएर नरमाई से जवाब देती है, इतने कम समय की दूरी के बावजूद उसके दिल में युनचे के लिए चाहत बेहद बढ़ गई थी। दूसरी तरफ माइटी हेवनली सॉर्ड रीजन के मेंबर्स मेन हॉल के बाहर पहुंचते हैं। वहां पर सिर्फ शुआनयान वेंतियन और उनका बेटा शुआनयान वेनदाओ ही थे। शुआनयान वेंतियन के दाएं हाथ की चोट अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। आमतौर पर घमंडी दिखने वाला शुआनयान वेंतियन आज बेहद विनम्र बर्ताव कर रहा था और फेंग हांगकांग के अभिनंदन का तुरंत जवाब दे रहा था। उसका बेटा शुआनयान वेनदाओ तो और भी दबा हुआ लग रहा था और डर से लगातार आसपास दिख रहा था। छोटी मोटी ग्रीटिंग्स के बाद शुआनयान वेंतियन तोहफे पेश करता है और फिर अपनी आवाज धीमी करके पूछता है, फीनिक्स एक मास्टर, आपके दामाद एसगार्ड मास्टर युन कहाँ है? फेंग हांगकांग की आंखें चमकती हैं और वो कहता है, चेयर इस वक्त फीनिक्स कॉल पेविलियन में मेरी बेटी के साथ हैं और जल्द ही हॉल में आ जाएगा। सॉर्ड मास्टर शुआनयान का क्या आदेश है? शुआनयान वेंतियन जल्दी से कहता है, आदेश देने की हिम्मत मैं नहीं कर सकता। उसने शुआनयान वेनडाओ की तरफ देखा और आगे कहा, लेकिन मेरी एक गुजारिश है, मेरे बेटे वेनडाओ को एसगार्ड मास्टर युन से अकेले में कुछ जरूरी बातें करनी है। मैं नहीं जानता कि फेंग हांगकांग हिचकिचाते में कहता है, ये शुआनयान वेंतियन एक आह भरते हुए कहता है, सच कहूं तो डेविल सॉर्ड कॉन्फ्रेंस के दौरान जो कुछ हुआ, फीनिक्स सेक्ट मास्टर आपने खुद देखा। मेरी और मेरे बेटे दोनों की जिंदगियां आपके दामाद के हाथों में हैं। आज इस झगड़े को सुलझाने का एक नादिर मौका है। अगर फीनिक्स सेक्ट मास्टर मदद नहीं करेंगे तो मुझे डर है कि मेरे माइटी हेवनली सॉर्ड रीजन का 1000 साल का इतिहास मेरे ही हाथों से बर्बाद हो जाएगा और मैं शुआनयान वेंतियन सॉर्ड रीजन का गुनहगार बनकर रह जाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि फीनिक्स सेक्ट मास्टर हमारी गुजारिश मान लेंगे। मैं और मेरा बेटा आपके बहुत आभारी रहेंगे। इतना कहकर शुआनयान वेंतियन फेंग हांगकांग के सामने गहरा झुककर प्रणाम करता है। एक सीक्रेट मास्टर की तरफ से ऐसी विनम्रता देखकर फेंग हांगकांग हैरान रह जाता है। उसका सिर गुर से थोड़ा चक्कर खा जाता है और वो जल्दी से शुआनयान वेंतियन को उठाते हुए कहता है, सॉर्ड मास्टर शुआनयान का ये सम्मान हांगकांग स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अगर ऐसी बात है तो यंग सॉर्ड मास्टर कृपया मेरे साथ आइए। शुआनयान वेंतियन शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, मैं फीनिक्स सेक्ट मास्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी गुजारिश मान ली। जैसे ही शुआनयान वेनदाओ फेंग हांगकांग के पीछे जाता है, शुआनयान वेंतियन उसे देखता रहता है। उसके चेहरे का विनम्र एक्सप्रेशन धीरे धीरे घने कोहरे में छिप गया, जिसके पीछे बेपनाह नफरत थी। वो जानता था कि जिंदा रहने का एक ही रास्ता था, अपना सारा घमंड कुर्बान कर देना। फिर वो फेंग शिमिंग की तरफ मुड़ता है, जो उसकी निगाहों से मिलते ही जैसे बिजली का झटका लगा हो, कांपते हुए नीचे देख लेता है। फेंग हांगकांग शुआनयान वेनदाओ को फीनिक्स कॉल पेविलियन की तरफ ले जाता है। वहां उसे युनचे और फेंग शुएर मेन हॉल की तरफ आते दिखाई देते हैं। फेंग हांगकांग जल्दी से उनके पास पहुंचकर कहता है, चर, यंग सॉर्ड मास्टर शुआनयान आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहते हैं, क्या आप? युनची शुआनयान वेनदाओ की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। ओह, अगर ऐसी बात है तो मैं सुन लेता हूँ उन्हें क्या कहना है। शुएर, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, ज्यादा देर नहीं लगेगी। इतना कहकर वो आगे बढ़ता है और पहले ही चिल्लाकर बोलता है, ओह, यंग सॉर्ड मास्टर शुआनयान है। सोच रहा था कि आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। फीनिक्स कॉल पेविलियन के आसपास का इलाका बिल्कुल शांत था। ये देखकर कि वहां कोई और फीनिक्स डिसाइपल नहीं है, शुआनयान वेनदाओ राहत की सांस लेता है। उसके चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान आ जाती है और वो कहता है, एसगार्ड मास्टर युन, वेनदाओ यहाँ 2 वजहों से आया है।
पहला, मैं आपको प्रिंसेस स्नो के साथ बंधन में बंधने के लिए बधाई देना चाहता हूँ, और दूसरा, मैं यहाँ माफी मांगने आया हूँ। युनचे की आंखें पतली हो जाती हैं। माफी? श्वानवान वेंदाओ अपने दांत पीसते हुए अपना घमंड दबाकर कहता है, पिता और वेंदाओ ने ओशन पैलेस में लगातार एसगार्ड मास्टर युन को अपशब्द कहे और लगभग आपको खतरे में डाल दिया था। ये बस बेवकूफी और मूर्खता थी। पिता और वेंदाओ इसके लिए बेहद शर्मिंदा हैं और हम उम्मीद करते हैं कि एसगार्ड युन बड़ा दिल दिखाएंगे और हम जैसे मूर्खों की बातों का बुरा नहीं मानेंगे। पिता और वेंदाओ इस मेहरबानी को हमेशा याद रखेंगे। आज से भविष्य में एसगार्ड युन की जो भी गुजारिश होगी, हमारा माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन आपके लिए हाजिर रहेगा। एक सेक्रेट ग्राउंड के मेंबर से ऐसे विनम्र शब्द सुनकर युनचे भी हैरान रह गया। ऐसी बातें सुनना विश्वास से परे था। युनचे शांति से जवाब देता है, यंग स्वॉर्ड मास्टर श्वानवान ज्यादा गंभीर हो रहे हैं। श्वानवान वेंदाओ अपने ही जमंड को रौनते हुए कांपते हुए बोलता है, सुप्रीम ओशन पैलेस में उस दिन के अलावा वेंदाओ और उसके पिता ने कई साल पहले भी एसगार्ड युन के परिवार के साथ गलत और यहाँ तक कि पाप किया था। युनचे की भौएं सिकुड़ हगी हैं और उसकी आवाज और ठंडी हो जाती है। कई साल पहले? यंग स्वॉर्ड मास्टर श्वानवान, आपका क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। श्वानवान वेंदाओ ये समझ जाता है कि युनचे सब जानता है लेकिन अनजान बन रहा है। वो अपना सिर झुका लेता है और सब्र से कहता है, एसगार्ड मास्टर युन ने ये मुहावरा तो जरूर सुनी होगी कि एक जिंदा इंसान एक मुर्दे से ज्यादा काम का होता है। भले ही मेरी और मेरे पिता की मौत से आपका गुस्सा शांत हो जाए, हमें जिंदा छोड़ने से ये यकीनी होगा कि हम आपके लिए और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। युनचे शांति से बिना कोई प्रतिक्रिया दिए खड़ा रहता है। श्वानवान वेंदाओ अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, वेंदाओ ने जो कहना था कह दिया। उसे विश्वास है कि एसगार्ड मास्टर युन की बुद्धि और उदारता के साथ उन्होंने कुछ न कुछ तो सोच ही लिया होगा। वेंदाओ अब उन्हें और परेशान नहीं करेगा। भविष्य में अगर एसगार्ड मास्टर युन को वेंदाओ की मदद की जरूरत पड़े तो कृपया उन्हें बता दे। वेंदाओ एसगार्ड मास्टर युन को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। इतना कहकर श्वानवान वेंदाओ 2 कदम पीछे हटता है, फिर सिर झुकाए हुए वहां से तेजी से चला जाता है। युनचे उसे देखता रहता है। उसकी भौएं अभी भी सिकुड़ी हुई थी। उसे पूरा यकीन था कि श्वानवान वेंदाओ की इस हद तक की विनम्रता के पीछे श्वानवान वेंतियन की सीख थी। तभी फेंग शुएर उसके पास आती है, हल्के से उसका हाथ पकड़ती है और खिलखिलाकर हंसती है। बिग ब्रदर यू, आप कमाल के हैं। माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन का यंग स्वॉर्ड मास्टर आपके सामने इतना डरा हुआ है। उसने उनकी बातें तो नहीं सुनी थी, लेकिन श्वानवान वेंदाओ का वो डरा हुआ, झुका हुआ अंदाज जरूर देख लिया था। युनचे सिर हिलाते और हंसकर कहता है, वो मुझसे नहीं डरता, वो मेरी मास्टर से डरता है और मैं तो बस अपनी मास्टर की शक्ति का सहारा ले रहा हूँ। तुम मेरी तारीफ तब करना जब मैं सच में अपनी ताकत पर उन्हें झुकने और मुझे उन पर कदम रखने पर मजबूर कर सकूं। फेंग शुएर खिलखिलाकर हंसती है। ही बिग ब्रदर यू बेहद शक्तिशाली हैं, इसलिए वो दिन जरूर दूर नहीं है। ओ हाँ, क्या बिग ब्रदर यून की मास्टर आज आ रही हैं? युनचे हंसकर जवाब देता है, हाँ, लेकिन उन्हें शांति पसंद है, इसलिए वो शायद सामने ना आए। वो शायद कहीं छुपकर हमें देख रही हो। ये कहते हुए भी वो उस अजीब एहसास के बारे में सोच रहा था जो उसे आज जैस्मिन से बात करते हुए महसूस हुआ था। जैसे ही सुबह के 9 बजने वाले थे, युनचे और फेंग शुएर फीनिक्स मेन हॉल की तरफ चल पड़ते हैं। तभी एक और जोरदार अनाउंसमेंट गूंजती है जिसे सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। एब्सोल्यूट मोनार्क सैंक्चुअरी के सेंट एम्परर हुआंगजी वुयू, स्पिरिचुअल मास्टर बिटर अगोनी, 9 लैमेंटेशंस, डिटैच्ड हार्ट, 7 एब्स्टिनेंस, एंशिएंट ब्लू, कुल 14 विशिष्ट अतिथि एब्सोल्यूट मोनार्क की डेलीगेशन आखिरकार आ पहुंची थी। ये एक ऐसी हैरान कर देने वाली लाइनअप थी जिसमें सेंट एम्परर हुआंगजी वुयू, उनके सभी 12 स्पिरिचुअल मास्टर्स और शिया युआनबा शामिल थे। उन्होंने अपने एल्डर्स को भी इस अनुष्ठान में शामिल होने के लायक नहीं समझा था। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं। कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।